आप सभी को नमस्कार। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं हमारी PYQ सीरीज और आज हमारा अध्याय नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया है। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। तो जब हम समकालीन दक्षिण एशिया या दक्षिण एशिया के बारे में बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में आप देख लीजिए। जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। कभी कभी इसमें हम अफगानिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। यह प्रश्न आया हुआ है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन कब प्रभावी हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006। तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन, जिसे हम साप्टा भी कहते हैं, इस पर हस्ताक्षर 2004 में हुए थे, लेकिन यह प्रभावी हुआ 1 जनवरी 2006 से और इसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी व्यापार में सीमा शुल्क कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए, यह प्रश्न आया हुआ है 2025 के CWSN एग्जाम में और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का देश नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। तो चीन है वो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख पड़ोसी है, लेकिन इसे हम दक्षिण एशिया में नहीं मानते हैं। दक्षिण एशिया में मुख्यतः 7 देशों को शामिल करते हैं और उसमें है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। कभी कभी इसमें हम अफगानिस्तान को भी शामिल करते हैं। चीन है वो मध्य एशिया या पूर्वी एशिया में आता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से पहले हम देखते हैं दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बनाए गए एक संगठन के बारे में, जिसे हम कहते हैं सार्क। हिंदी में हम इसे दक्षेश भी कह सकते हैं, दक्षेश, और अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं सार्क। तो सार्क की फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और इसमें मुख्य रूप से 8 देश शामिल है। 8 देश कौन कौन से हैं उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। भूटान, इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल आदि इसमें शामिल है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारे, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को और इसका पहला सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। एग्जामिनर आपको सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो सार्क का पहला सम्मेलन ढाका में हुआ। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ? यानी नेपाल में पहले राजतंत्र था और राजतंत्र के अंत के बाद वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो लोकतंत्र की शुरुआत नेपाल में कब हुई, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नेपाल में राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी 2008 में। तो 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म कर लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का फैसला किया और 2015 में नेपाल का नया संविधान बना। हाँ, और ध्यान रखना है, नेपाल में राजतंत्र के अंत में यहाँ की एक गठबंधन, जिसे हम कहते हैं 7 पार्टी अलायंस, इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो आपको यह भी याद रखना है 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? तो 7 पार्टी अलायंस संबंधित है नेपाल से। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है? यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस देश को सबसे ज्यादा खतरा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय देश या द्वीप के देश डूबने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मालदीव है वो एक द्वीपीय देश है, तो मालदीव को ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे ज्यादा खतरा है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6,
1971 के भारत पाक युद्ध से किस नए देश का जन्म हुआ, यह प्रश्न पूछा गया है 2025 के एग्जाम में। और भारत पाक युद्ध 1971 से बांग्लादेश का जन्म हुआ। और 1971 से पहले बांग्लादेश को हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे और यह पाकिस्तान का ही एक अभिन्न अंग था। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में यहाँ एक आज़ादी का आंदोलन चला और भारत की मदद से यह एक नया देश बन गया जो वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 7 पार्टी अलायंस या 7 दलों का गठबंधन किस देश से संबंधित है? तो 7 पार्टी अलायंस या 7 दलों का गठबंधन नेपाल से संबंधित है। यह गठबंधन नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए राजा के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए बना था। हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी कि नेपाल में राजतंत्र का अंत कब हुआ और वहां पर लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई। तो उस समय हमने पढ़ा था 2008 और उसी समय मैंने आपको बताया था कि जहां पर राजतंत्र का अंत हुआ इसमें महत्वपूर्ण योगदान था 7 पार्टी अलायंस का, यानी 7 दलों का एक गठबंधन था जिसने राजा के खिलाफ आंदोलन किया और राजा को मजबूर किया कि वह अपनी राजगद्दी छोड़ दे और लोकतंत्र की स्थापना करे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, श्रीलंका को आजादी कब मिली? तो श्रीलंका को भारत से 1 वर्ष बाद 1948 में आजादी मिली थी। और आपको ध्यान रखना है, जिस समय श्रीलंका को आजादी मिली उस समय इसे हम सिलोन के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान समय में सिलोन का नाम श्रीलंका है। तो एग्जामिनर चाहे तो यह प्रश्न पूछ सकते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। या एग्जामिनर सीधा सवाल यह भी पूछ सकता है, सिलोन को आजादी कब मिली? तो सिलोन को आजादी मिली 1948 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला प्रश्न है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खाली जगह संधि पर हस्ताक्षर किए। यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। 2025 के CWSN एग्जाम और 2022 के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल थे जनरल अयूब खान, जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और यह संधि अनेक संघर्षों के बावजूद कायम रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इस संधि को अबेंडन कर दिया है। तो यदि एग्जामिनर वापस सिंधु जल संधि से संबंधित प्रश्न पूछे तो आप नीचे लिख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को अबेंडन कर दिया है, मतलब परित्याग कर दिया है। अब यदि एग्जामिनर चाहे तो प्रश्न यह भी पूछ सकता है, सिंधु जल संधि किन दो देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई? तो उसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की राजनीति में खाली जगह है समुदाय का प्रभाव रहा है। तो श्रीलंका की राजनीति में मुख्य रूप से सिंहली समुदाय का प्रभाव रहा है। हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 समुदाय विद्यमान हैं, एक तो है सिंहली और एक है तमिल। और सिंहली है वो बहुसंख्यक है और तमिल है वो अल्पसंख्यक है। तो स्वाभाविक है कि जो बहुसंख्यक है उन्हीं का ही राजनीति में प्रभाव रहता है। तो सिंहली समुदाय का प्रभाव श्रीलंका की राजनीति में रहा है। उसके साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खाली जगह में भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। तो यह प्रश्न आया है 2024 के एग्जाम में और इसका उत्तर हो जाएगा 1989। तो जब श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच वर्चस्व को लेकर जंग होती है तो उस समय शांति स्थापित करवाने के लिए भारत ने अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी 1987 में श्रीलंका में। लेकिन इस सेना को 1989 में बिना अपने लक्ष्य हासिल किए वापस बुलाना पड़ा और इसका प्रमुख कारण था वहां की स्थानीय जनता ने भारतीय सेना का विरोध किया। तो आपको ध्यान रखना है, भारत ने 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी थी और 2 वर्ष बाद 1989 में वापस बुला ली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। और अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, दक्षेश या फिर सार्क का पूरा नाम लिखिए। यह प्रश्न आ चुका है 2025 और 2024 के CWSN एग्जाम में। तो दक्षेश का पूरा नाम हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या फिर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
आपको ध्यान रखना है दक्षेश दक्षेश का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में, और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक ऐसे देश का नाम लिखिए जहां भारत के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। यानी उस देश में जाने के लिए हमें न तो पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और न ही वीजा की। तो यह देश है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच एक विशेष संधि है जो नागरिकों को मुक्त आवागमन और काम करने की अनुमति देती है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि कब व किन किन देशों के मध्य हुई? यह प्रश्न है 2025 और 2023 के CWSN एग्जाम में। तो सिंधु जल संधि हुई है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने। तो आपको ध्यान रखना है, यदि एग्जामिनर थोड़ा प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना चाहिए तो वह पूछ सकता है सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान से किन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए? तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने। लेकिन वर्तमान समय में यह संधि अबेंडन की गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आपको यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, अफगानिस्तान दक्षिण एशिया सार्क का सदस्य कब बना? तो यह प्रश्न आ चुका है 2022 के CWSN एग्जाम में। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना था 2007 में इसके 14वें शिखर सम्मेलन में। तो आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान है वो सार्क का 8वां मेंबर बना था। यदि एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा कर सवाल पूछना चाहिए तो वह पूछ सकता है सार्क या दक्षेश का 8वां सदस्य कौन बना? तो 8वां सदस्य बना अफगानिस्तान। कब बना? 2007। कौन से शिखर सम्मेलन में? 14वें शिखर सम्मेलन में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? यह प्रश्न आया है 2022 के एग्जाम में और इसका उत्तर हो जाएगा फरक्का संधि। ऐसे प्रश्न होते हैं बहुत ही ज्यादा कठिन, तो आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी से बार बार प्रश्न आया है, लेकिन पहली बार प्रश्न पूछा गया था 2022 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी संधि हुई है? तो इस संधि का नाम है फरक्का संधि और इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे दिसंबर 1996। यदि एग्जामिनर कठिन पेपर देगा तो हो सकता है कि उसमें यह प्रश्न वापस पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है, फरक्का संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी के पानी को लेकर? गंगा नदी के पानी को लेकर। कब की गई? दिसंबर 1996 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में LTTE या फिर लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी? तो LTTE या लिट्टे में तमिलों के लिए एक अलग देश जिसका नाम तमिल-ईलम था की मांग की गई थी, और इसी मांग के बाद श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच में विवाद हो गया और इस विवाद आगे जाकर जातीय संघर्ष में बदल गया, और इसे रोकने के लिए भारत ने 1987 में अपनी शांति सेना भेजी थी, लेकिन वहां की जनता के विरोध के कारण वापस 1989 में उस सेना को बुलाना पड़ा। और आपको ध्यान रखना है, LTTE का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। एग्जामिनर पूछ सकता है प्रश्न, LTTE का पूरा नाम क्या है? तो LTTE का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। चलिए शुरू करते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। और प्रश्न नंबर 1, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई 2 या 3 प्रमुख मुद्दे लिखिए। यह प्रश्न 2024 CWSN और 2022 के एग्जाम में आ चुका है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं, और पहला मुद्दा है कश्मीर मुद्दा। और हम जानते हैं आजादी के समय से ही कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि कश्मीर पर उसका हक है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग बताता है। और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 2 कश्मीर युद्ध भी हो चुके हैं। पहला युद्ध हुआ था 1948 में, जिसे हम प्रथम कश्मीर युद्ध कहते हैं, और दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में, जिसे हम भारत पाक युद्ध या द्वितीय कश्मीर युद्ध भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रमुख कारण भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का है आतंकवाद। भारत आरोप लगाता है कि पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार और प्रशिक्षण देता है और वे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा
प्रमुख विवाद का कारण है सियाचिन ग्लेशियर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, उस पर नियंत्रण को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में विवाद है। इसके अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत और पाकिस्तान के विविध विवाद हैं, जैसे वर्तमान में गुजरात के सरक्रिक के पास के इलाके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हो रहा है। और इसी के साथ वर्तमान समय में सिंधु जल संधि को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। यदि आप चाहें तो इन दोनों बिंदुओं को भी इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? कोई दो मुद्दे बताइए। यह प्रश्न आ चुका है 2025 CWSN, 2022 CWSN। तो भारत और पाकिस्तान की तरह ही भारत और बांग्लादेश के बीच भी कई विवाद के मुद्दे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है नदी जल बंटवारा। भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी साझा नदियों के जल बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। हालांकि फरक्का संधि से कुछ राहत मिली है, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के पानी को लेकर फरक्का संधि हुई थी 1996 में। उसके बाद में इतना विवाद नहीं रहा है नदी के जल को लेकर। उसके बाद में विवाद का दूसरा प्रमुख कारण है अवैध आप्रवास। भारत में कई बांग्लादेशी अवैध रूप से आकर बस जाते हैं, इससे भारत अपनी चिंता व्यक्त करता है और इसको लेकर भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहा है। और तीसरा प्रमुख कारण है भारत विरोधी गतिविधियां। और भारत पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश पर भी आरोप लगाता है कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातें करती हैं। इसको लेकर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत और मालदीव के संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी से भरे रहे हैं। हाँ, बीच में जिस समय मालदीव के राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मोइजू, तो उसके बाद में भारत और मालदीव के संबंधों में थोड़ी खटास आई थी। लेकिन यदि हम शुरुआत से बात करें तो भारत और मालदीव के संबंध सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी से भरे रहे हैं। तो इसके टिप्पणी करने में सबसे पहले बात करते हैं हम सुरक्षा सहयोग पर। और 1988 में जब मालदीव में वहां की सरकार को भाड़े के सैनिकों द्वारा हटाने की कोशिश की गई या तख्ता पलट की कोशिश की गई, तो मालदीव के आग्रह पर भारत ने तुरंत अपनी वायुसेना और नौसेना को भेजा और वहां की सरकार की मदद की। उसके बाद में भारत है वो मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी काफी मदद करता है। और भारत है वो मालदीव का एक प्रमुख सहयोगी है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। और यह प्रश्न आ चुका है 2024 के एग्जाम में। तो इसके बारे में हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। श्रीलंका में मुख्य रूप से दो समुदाय हैं, एक समुदाय है तमिल और एक समुदाय है सिंहली। और सिंहली हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, और तमिल है वो अंग्रेजों के समय भारत से श्रीलंका में गए थे। तो इन दोनों के बीच में जातीय संघर्ष यहाँ पर चलता है। तो देखिए, सबसे पहले विवाद का मूल यह संघर्ष मुख्य रूप से सिंहली और तमिलों के बीच में है। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका केवल सिंहलियों का है, और यहाँ पर लिट्टे के कारण, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के कारण यहाँ के दोनों समुदायों के बीच में विवाद में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और इसको लेकर यहाँ पर एक सशस्त्र संघर्ष भी हुआ, जिसे शांत करने के लिए भारत ने 1987 में अपनी शांति सेना भेजी थी, जिसे 1990 में वापस बुलाना पड़ा था। और इस कारण यहाँ पर हजारों लोग मारे गए, और 2009 में लिट्टे के खात्मे के साथ ही यह जातीय संघर्ष समाप्त हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ जाता है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, और इसमें सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के देशों में शांति और सहयोग स्थापित करने में सार्क की भूमिका या उपलब्धियां लिखिए। तो यह प्रश्न 2025, 2023 CWSN, 2022 के CWSN एग्जाम में आ चुका है। तो देख लीजिए, सार्क के बारे में हमें पूरी डिटेल देनी है। तो किस प्रकार सार्क की स्थापना 1985 में होती है, और किस प्रकार इसका एक प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग, शांति और विकास को बढ़ावा देना होता है। और आपस में विकास को बढ़ावा देने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए 2004 में सभी देशों ने मिलकर साप्टा पर समझौते पर हस्ताक्षर किए, और 2006 से यह साप्टा लागू हुआ। और इसका लक्ष्य पूरे क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना और सीमा शुल्क कम करना था। और सार्क के सम्मेलनों के माध्यम से विभिन्न देशों के नेताओं को आपस में मिलने और विवादों को कम करने का मंच मिलता है।
लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव और विवादों के कारण सार्क उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाया जितनी इससे अपेक्षा की गई थी। वर्तमान में सार्क की कोई भी बैठक नहीं होती है, वो क्योंकि भारत आरोप लगाता है कि पाकिस्तान है वो भारत पर आतंकवादी गतिविधियां या आतंकवादी हमले करवाता है, तो इसकी वजह से सार्क है वो अभी ठंडे बस्ते में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मैंने पहले ही इसे सम्मिलित कर दिया है। यह प्रश्न आया है 2025 और 2023 के एग्जाम में, और इसे मैंने कंबाइंड करके लिखा है। तो सबसे पहला प्रश्न था आसियान की स्थापना। तो आसियान की स्थापना हुई है 1967 से। यह प्रश्न है संबंधित पिछले पार्ट से, सत्ता के समकालीन केंद्र, फिर भी आपको याद रखना है। दूसरा है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, मार्शल प्लान लागू होने के बाद में। यूरोपीय परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। सिंधु जल समझौता 1960 में। ताशकंद समझौता 1966 में। ताशकंद समझौता हुआ था 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद में, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच में। उसके बाद में हुआ था शिमला समझौता 1972 में। यह हुआ था 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद में। और उसके बाद में करगिल युद्ध, यह हुआ था 1999 में। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवाद का प्रमुख कारण पाक द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है। इसके कोई दो उदाहरण दीजिए। और यह प्रश्न आ चुका है 2024 के एग्जाम में। तो इसके बारे में ये लिख रखा है, भारत और पाकिस्तान के संबंध विभाजन के समय से ही तनावपूर्ण रहे हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली, जिससे पूर्ण युद्ध का खतरा तो कम हुआ, लेकिन छद्म युद्ध और आतंकवाद बढ़ गया। भारत सरकार लंबे समय से यह आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के माध्यम से भारत में अस्थिरता फैलाता है। और 1999 में कश्मीर में अलगाववादी हिंसा भड़की, इसके पीछे भी भारत आरोप लगाता है कि इसमें कश्मीर पाकिस्तान का प्रमुख हाथ है। और सीमा पार घुसपैठ कराकर भी भारतीय है। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय में।